हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर में पिछले वर्षों में बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी इस बार आने के भी फुल चांसेज है। ठीक है, तो आज उन सभी न्यूमेरिकल्स को आज की वीडियो पर हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको भी यार सॉल्व करना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को मस्त तरीके से सॉल्व करना है और उनको तैयार भी करना है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, एक भी टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। चलो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। बस आपको एक काम करना है, आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमारे साथ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। और एक चीज़ याद रखना, इन क्वेश्चन को आप हल्के में न लेना, एक एक क्वेश्चन को आपको हमारे साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा की गणना या मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। और ये क्वेश्चन ये जान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आप दिमाग लगा सकते हो कैसे सॉल्व करना है। सिंपल, आपको ताप दिए गए 293 केल्विन और 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर, मतलब ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग जो हो जाता है चार गुना हो जाता है। मान लो अभिक्रिया का वेग पहले कुछ और था, जब आपने ताप में वृद्धि की 293 केल्विन से 313 केल्विन तक, तब क्या हुआ, तब आपका वेग 4 गुना हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर कहा गया इस अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। अर्थात आपको इस क्वेश्चन में संक्रियण ऊर्जा की गणना करनी है और यह मानते हुए करनी है कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल, पहले जो भी न्यूमेरिकल आपके पास हो, आप क्या करो, सबसे पहले उसमें जो दिया वो लिख लो। ठीक है, तो एकदम आसान हो जाएगा। आपको यहाँ पे ताप में दिया गया वृद्धि 293 से 313 केल्विन। तो सिंपल, पहला आपका ताप जो T1 बराबर हो जाएगा, T का मतलब टेम्परेचर T1। ठीक है, ये पहला ताप लिखो 293 केल्विन और दूसरा है 313 केल्विन। ठीक है, 313 केल्विन। ठीक है, देख लो ध्यान से, पहला 293 केल्विन और दूसरा T2 बराबर 313 केल्विन। तो सिंपल, आपने 293 से जब 313 केल्विन तक वृद्धि की तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। तो मान लो अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग, माना अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग, मान लो अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग जो है k है। और जब t सब देखो, जब वृद्धि की जाती है ताप में, तब वेग कितना हो जाता है 4k। ठीक है, तो मान लो ये k1 इक्वल टू k है, K1 इक्वल टू K है। ठीक है, आपने क्या माना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे कहा गया ताप में वृद्धि होती तो वेग 4 गुना हो जाता है। आप मान लो प्रारंभ में वेग कितना था, प्रारंभ में हमने K1 इक्वल टू मान लिया K। तो जब आपका ताप में वृद्धि हुई तब वेग K2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है, तो 4K हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से चाहे तो आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाता है, वेग 4 गुना हो जाता है, तो K2 इक्वल टू क्या हो गया 4K। तो सिंपल, हमने पहले माना अभिक्रिया का वेग K1 बराबर K, क्योंकि K जो है ये प्रारंभिक वेग है। और K2 बराबर 4K क्यों हुआ, क्योंकि अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ने पर क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो पहले वेग K था, अब क्या हो जाएगा, 4K हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इस अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा EA की गणना कीजिए। संक्रियण ऊर्जा को EA से प्रदर्शित करते हैं और इसे इंग्लिश पे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। A फॉर एक्टिवेशन, E फॉर एनर्जी, अर्थात संक्रियण ऊर्जा। तो इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पे देख लो भैया, T1 की वैल्यू ये है, T2 की वैल्यू ये, अभिक्रिया का वेग K1 बराबर K, K2 बराबर 4K, संक्रियण ऊर्जा निकालनी है। तो अब आपको यहाँ पे समझना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला आपने एक पढ़ा है। ठीक है, लॉग K2 बटा में K1 इक्वल टू, ठीक है, लॉग K2 बटे में K1 इक्वल टू EA। ठीक है, EA बटे में 2.303 R। ठीक है, लॉग K2 बटा K1 इक्वल टू EA बटे में 2.303 R। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 बटे में T1 T2।
ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिंपल लॉग K2 बटा में K1 इक्वल टू EA बटे में 2.303 R T2 माइनस T1 बटे में T1 T2। यहाँ से आप EA की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। EA ही तो संकेत ऊर्जा है, इसी की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अब इस क्वेश्चन पे ध्यान से सारे पॉइंट समझो। अगर K2 की बात करें, लॉग तो आपको यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। K2 की बात करें, K2 में 4K पता है, K1 की बात करें तो K पता है, T2 की बात करें तो 313 केल्विन, T1 की बात करें तो ये। अब EA यहाँ से निकाल लेना। बात आती R की, R कहाँ से आए, तो R की वैल्यू आपको यहाँ से याद रख लेनी है। R की वैल्यू हमेशा याद रखना 8.314 होती है। R ये जो है ये एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। R क्या होता है, नियतांक होता है। तो सिंपल इस नियतांक का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8.314। तो आपको यहाँ पे R का मान 8.314 रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। देखो करते हैं, यहाँ पे EA की वैल्यू निकालनी तो अभी EA की निकालेंगे। पहले यहाँ पे लॉग लगाओ, लॉग हो गया K2। K2 की जगह क्या है, 4K है तो 4K रख दो बटे में K1, K1 की जगह केवल K। तो देखो हमने वैल्यू केवल रखी K2 की 4K, K1 की K, ठीक है। अब इक्वल टू में EA हमें निकालना है 2.303 जैसा वैसा रख दो, इंटू R की वैल्यू ये 8.314 तो इसे भी रख दो 8.314। देख लो ध्यान से, EA बटे में 2.303 और इस R की वैल्यू 8.314। आगे T2 माइनस T1 बटे में T1 T2, आगे है T2 माइनस T1 बटे में T1 T2। तो T2 कहाँ है, ये है 313 और T1 है 293। तो 313 माइनस 293 और बटे में 293 इंटू 313, ठीक है। ध्यान से देख लो हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने सारी वैल्यू रखी। K2 की वैल्यू 4K थी, हमने रख दिया। K1 की वैल्यू केवल K थी तो हमने रख दिया। फिर EA उसी प्रकार से 2.303, उसी प्रकार से R की वैल्यू 8.314 होती वो रख दिया। अब T2 की वैल्यू 313 थी, हमने ये रखा। देखो T2 माइनस T1 है ना, T1 के 293 तो वो भी रख दिया। फिर T1 T2 वो रख दिया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना और यहाँ से EA का मान निकालना है। देखो कैसे, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नीचे K है, ऊपर भी K कैंसिल हो जाएगा। देख लो ध्यान से, नीचे भी K ऊपर भी K कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, log 4 इक्वल टू EA बटे में 2.303 इंटू 8.314, ठीक है। देख लो 2.303 इंटू 8.314। अब यहाँ से सॉल्व करो। अगर हम 313 में से 293 घटा दें, 313 में से 293 घटा दे तो 3 में 3 गया 0, 11 में 9 गया 2, ठीक है। 11 में 9 गया 2 तो 20 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 20। अगर आप 313 में 293 घटाओगे तो 20 आ जाएगा। 293 10 303 10 313, ठीक है। और यहाँ पे 293 गुणे 313। सिंपल, देख लो कुछ नहीं किया यार। 313 293 घटा दिया 20 आ गया, ठीक है। इतना हो गया। आप क्या करें, ये जो log 4 है आप इसे सॉल्व कर लो। log 4, ये जो log 4 है इसे आप ऐसे लिख सकते हो। देखो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये जो 4 है 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो। log 2 की पावर 2 इक्वल टू EA बटे में 2.303 इंटू 8.314 और यहाँ कोश पे 20 बटे में 293 गुणे 313। आप चाहो तो इसका गुणा करके भी यहाँ रख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे सॉल्व करके इसका मान रख सकते हो। 293 गुणे 313 करना है, सिंपल आप गुणा कर लेना, ठीक है। तो 293 गुणे 313 इतना आ जाएगा। फिर अब देखो यहाँ पे 4 को हमने क्या किया, 2 की पावर 2, अर्थात 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, तो हमने 2 की पावर 2 लिख दिया। आप देखो लॉग में एक फॉर्मूला होता है, मैथ वालों को पता होगा फॉर्मूला। लॉग में एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n का। log m की पावर n बराबर होता है n log m, ठीक है। मैथ वालों को ये फॉर्मूला पता होगा। log m की पावर n बराबर होता है n log m, ठीक है। ये फॉर्मूला पता होगा मैथ वालों को, तो सिंपल यहीं पे ये फॉर्मूला लगेगा। देखो log m की पावर n बराबर होता है n log m, तो यहाँ पे जो m की पावर n है ये इसी टाइप का तो है 2 की पावर 2 के। ध्यान से देखो, ये जो m की पावर n है इसे ये 2 की पावर 2 ही टाइप का तो है। तो जब log m की पावर n इक्वल टू हो जाता है m की पावर n, ठीक है। देख लो ध्यान से, log m की पावर n जब होता है तो हम उसे लिख देते हैं n log m। तो वैसे ही जब log 2 की पावर 2 होगा तो हम उसे क्या लिख देंगे, 2 log 2। यहाँ पर तुलना आप कर लो भैया। m की पावर n को यहाँ पे अगर हम 2 की पावर 2 समझे, 2 की पावर 2 समझे तो सिंपल जब m की पावर n है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n log m, n है 2 तो 2 फिर log और फिर m 2 log 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। ये क्या एकदम सिंपल सी बात है।
आपने क्या सीखा, हमने कहा log m की पावर n बराबर होता है n log m, तो सिंपल n m है आपका 2 और n भी 2 है, तो सिंपल 2 log 2 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। सिंपल ई ए बटे में 2.303 इंटू 8.314 और गुणे में 20 बटे में 293 गुणे 313। ठीक है, देख लो 293 गुणे 313, 2 log 2 तो उसी प्रकार से है, ये जैसे log m की पावर n बराबर n log m से, और ई ए बटे में 2.303 इंटू 8.314 बटे में 20 और बटे में क्या आ जाएगा 293 गुणे 313, उसी तरह वैल्यू पूरी सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको log 2 की वैल्यू याद रखनी। ठीक है, log 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, आपको एकदम याद कर लेनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, हर क्वेश्चन में काम आती है। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 2 तो पहले से है तो 2 को पहले ही से रखा। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो यहाँ पे रख देना 0.3010 इक्वल टू ई ए बटे में 2.303 इंटू 8.314 इंटू में 20 अपॉन में 293 गुणे 313। ठीक है, देख लो log 2 की वैल्यू 0.3010 रख दिया, ई ए को उसी टाइप से रखा। ठीक है, ई ए बटे में 2.303 जितना था सारी वैल्यू सेम है। ठीक है, आप क्या करें, अब आपको यहाँ पे गुणा भाग करना है और ई ए की वैल्यू निकालनी। देखो ई ए को यहीं पे रखते हैं और जो वैल्यू इसे इधर भेज देते हैं। देखो नीचे वाली इधर गुणे में आ जाएगी और जो 20 है वो भाग में आ जाएगा, तो 2 इंटू 0.3010, ये जो इधर भाग में इधर गुणे में आ जाएगा। या देखो अगर इसे सॉल्व करना चाहो तो आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हम इसके आगे की वैल्यू को आपको सॉल्व करके थोड़ा सा समझा दें। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा क्वेश्चन इरेज कर देंगे, केवल इतना आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सिंपल इतनी वैल्यू जो आई है अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। ई ए को आप इसी टाइप से रखो, ई ए जैसा है वैसे ई ए को रखो, इधर बराबर का चिन्ह है। देखो ये जैसा है उसे भी ऐसे लिख दो 2 इंटू 0.3010। ठीक है, सिंपल देख लो 2 इंटू 0.3010। आप जो है नीचे की वैल्यू भाग में ये इधर गुणे में आ जाएगी, तो सिंपल गुणे में क्या क्या आएगा 2.303 इंटू 8.314 और ये नीचे वाला भी 293 गुणे 313 और बट्टे में जो 20 है ये 20 इधर गुणे में नीचे आ जाएगा भाग में इक्वल टू ई ए। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब आपको क्या करना है, इसका पूरे का गुणा करना है। ठीक है, 2 का 0.3010 से 2.303 से 8.314 से 293 गुणे 313 से फिर उसे 20 से भाग लगाना है। चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लो, 2 से काट दो 20 को, 2 10 जा 20। ठीक है, आप केवल बचा 10। ठीक है, बटे में बचा 10। अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ई ए इक्वल टू 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 गुणे 313 और बटे में 10। अब आपको इस वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले क्या करना, ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर देना, फिर 10 से भाग लगा देना, तो ई ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 52.8 किलो जूल पर मोल। ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, आपको आंसर बता दिया, आपको कुछ नहीं करना, बस ऊपर वाले का गुणा करना, 10 से भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप देख सकते हो 5 नंबर पे भी आ सकता है, 4 नंबर पे भी आ सकता है। ठीक है, तो ताप में आपको इस टाइप से वृद्धि हुई थी जिससे वेग 4 गुना हुआ था, तो आपने टेम्परेचर T1 और T2 माना, वेग K1 और K2 माना, संकीर्ण ऊर्जा EA का मान निकालना था, तो आपने फॉर्मूला क्या लगाया, log K2 बटा K1 इक्वल टू EA बटे में 2.303 R, और क्या लगाया T2 माइनस T1 बटे में T1 T2, तो वहाँ से हमने EA की वैल्यू निकाली, ये आ गई। आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो, बस यहाँ पे गुणा कर लेना, 10 से भाग लगाना, 52.8 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप खुद देख सकते हो कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और यार अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना, क्योंकि इसी टाइप से हम लोग मस्त तरीके से क्लास 12 केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट की मस्त तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी है केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, आप देख भी सकते हो जाके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो कि आपके एग्जाम में फंस सके। ठीक है, तो देख सकते हो इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी तैयार करना आपको। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को
3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, सिद्ध करना है आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये जान लो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को? तो देखो सिंपल, आपसे कहा गया अभिक्रिया किस कोटि की है? प्रथम कोटि की है। तो यहाँ पे सिंपल आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी गई है। फिर कहा गया है 3/4 पूर्ण करने में जो लगा समय है वो आधी अभिक्रिया या अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना है। ये आपको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन पे जो दिया हो सिंपल लिख लो। पहले आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो लिखो। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो लिख लो। जो सिद्ध करना हो क्या लिखना है? 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। टी होता है समय। ठीक है, तो 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्थात T3/4। इसका मतलब 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए। हमने लिखा सिद्ध करना है। ठीक है, जो सिद्ध करना वो लिख दिया। इसी टाइप से एग्जाम में चलना है। ठीक है, पूरा एकदम मतलब सिस्टम से लिखोगे तो एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, ये जान लो। तो सिंपल सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, हमने लिखा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे जो 3/4 पूर्ण करने में लगा समय होगा वो T3/4 होगा। और ये किसका 2 गुना होता है? अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का। अर्ध अभिक्रिया का मतलब समय तो आधी अभिक्रिया। अर्ध अभिक्रिया का मतलब आधी अभिक्रिया। तो वो समय क्या हो जाएगा? T1/2। ध्यान से समझो भैया, सिंपल देखो 3/4 पूर्ण करने में लगा समय T3/4। अब आपसे कह रहा है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय का मतलब है T1/2। आधी अभिक्रिया ही तो कह रहा है। अर्ध का मतलब आधी अभिक्रिया अर्थात T1/2। ठीक है, और इस T1/2 समय को हम लोग अर्ध आयु काल नाम से भी जानते हैं। आपको पता होगा, आपने पढ़ा है। ठीक है, अर्ध आयु काल को T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल ये आपसे कहा गया था क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में जो लगा समय है वो अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय ये हो गया, क्योंकि अर्ध अभिक्रिया का मतलब T1/2। ठीक है, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना होता है। तो यहां पर से सिंपल 2 गुना हो जाएगा। ये आपको सिद्ध करना है। ध्यान से समझ लो, यही सिद्ध करना है। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, यही सिद्ध करके दिखाना है। क्वेश्चन का अगर मतलब समझ गए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ये जान लो। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपसे कह रहे हैं तैयार करो। देखो क्या है क्वेश्चन ने कहा, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्थात T3/4। ठीक है, टी का मतलब समय 3/4, तो T3/4 अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का। अर्ध अभिक्रिया का मतलब आधी अभिक्रिया अर्थात T1/2। अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय जब T1/2 है तो इसका क्या होता है? 2 गुना होता है अर्थात T1/2 में 2 गुना होगा। ये दोनों बराबर होंगे। 3/4 पूर्ण करने में लगा समय जो है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये आपको सिद्ध करना है T3/4 इक्वल टू। क्वेश्चन का मतलब समझ गए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व है आगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ भी गए होंगे। 3/4 पूर्ण करने में लगा समय आपको सिद्ध करना है 2 गुना होता है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का। इसे मान लिया समीकरण 1, यही सिद्ध करके दिखा देंगे अभी। ठीक है, अब आगे यहाँ से लिखते हैं क्या। अब यहाँ से आपसे कहा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कहा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया भैया आपकी प्रथम कोटि की है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कह रहा है। जब अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी तो आपको 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला तो ये होता है T1/2 इक्वल टू 0.693/K। ये अर्धायु काल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, T1/2 अर्धायु काल होता है, K होता है वेग स्थिरांक। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है क्या? दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। T इक्वल टू होता है 2.303/K लॉग बेस में 10 A/A-x। ये 2 फॉर्मूले आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के जरूर तैयार होने चाहिए, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में यही दोनों फॉर्मूले लगते हैं। पहला अर्धायु काल वाला T1/2 इक्वल टू 0.693/K, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। और ये T इक्वल टू 2.303/K लॉग बेस में 10 A/A-x, ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है। यही दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, पहले हमें T1/2 निकालना है तो हम यही वाला फॉर्मूला सिंपल लगा देंगे। देख सकते हो T1/2 निकालना है ना, तो हम सिंपल यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे T1/2 इक्वल टू 0.693/K। तो ये तो सिंपल आपका समीकरण नंबर 2 बन ही गया, क्योंकि यहाँ पे हमें T1/2 की वैल्यू रखनी होगी, तभी तो 2 गुना दिखाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे T1/2 ये आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला ये वाला यहाँ पे लगेगा। आपको 3/4 पूर्ण करने में लगा समय निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा T3/4।
अर्थात 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, यही वाला सूत्र लगेगा 2.303 अपॉन में के लॉग बेस में 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही फार्मूला सिंपल लगेगा भैया, समझ लो, इसलिए कहीं ना एक एक पॉइंट समझो, ठीक है। देख लो सिंपल, ये अर्धायुकाल आपसे कहा गया T1/2 आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, अर्धअवक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना दिखाना है। तो सिंपल हमने T1/2 का फॉर्मूला में पता था प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए, हमने लगा दिया 0.693 अपॉन के। अब आपसे कहा गया आपको 3/4 पूर्ण करने में लगा समय निकालना है, तो T वाला फॉर्मूला था 2.303 अपॉन में के लॉग बेस में 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो सिंपल जब आपको 3/4 का निकालना है तो वो भी यही फार्मूला हो जाएगा, बस इस बार समय 3/4 होगा, तो यहाँ पे a का मान भी 3/4 के हिसाब से रखना और x का मान भी 3/4 के हिसाब से रखना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आपको समझना है पूरा। देखो क्या कहा गया, ये जो फॉर्मूला है इस पे k का मान तुम्हें पता नहीं है, T3/4 तो निकालना ही है, a का मान भी नहीं पता। a जानते हो क्या, पहले a समझो, a क्या है, a होती है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। देखो जब अभिक्रिया होती कोई, उसमें अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। ए जो है यहाँ पे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। एक्स क्या है, एक्स है अभिकारक की टी समय पश्चात सांद्रता। अभिकारक की जो ए है, ए क्या है प्रारंभिक सांद्रता, एक्स है टी समय पश्चात की सांद्रता। तो यहाँ पर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इस ए की वैल्यू को कुछ मानना होगा। माना a = 100, हम a की वैल्यू को 100 मान लेते हैं, ठीक है। a की वैल्यू को 100 मान लेते हैं तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आपको इस a क्या है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इसको 100 के इक्वल मान लेना है। अब बात आती है x की, x क्या होगा, x जो हो जाएगा t समय पश्चात की सांद्रता है, तो t कितना है 3/4 है, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, तो x t समय पश्चात की सांद्रता है, तो 100 का 3/4, ठीक है। सिंपल समझो, आपसे हमने कहा ये जो a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इसे 100 मान लो, मान लिया। अब 3/4 पूर्ण करने में लगा समय निकालना है, तो सिंपल x जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इस प्रारंभिक सांद्रता का 3/4 अर्थात 100 × 3/4, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, इस 4 से इस 100 को काट देते हैं, तो 4 से 100 कटेगा, आ जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि 25 चौको 100 होता है। अब 25 आया, इस 25 के 3 से गुणा कर दो, तो x = आ जाएगा 75, 25 दिया 75, ठीक है। सिंपल a की वैल्यू 100 ये रही और x की वैल्यू 75 कैसे आई, आपने इस a की वैल्यू को जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता इसे 100 के इक्वल माना, x जो है t समय पश्चात की सांद्रता है, तो ये हो जाएगी 100 × कितना समय पश्चात, 3/4, 3/4 समय निकालना है ना, तो 100 का 3/4। अगर 1/2 समय निकालना होता तो 1/2, अगर 3/2 निकालना होता तो 100 का 3/2, ये बस याद रखो, ठीक है। तो 100 × 3/4, 4 से 100 को काटा, 25 आ गया, 25 या 75, ये आ गई वैल्यू x की 75, ठीक है। आप देखो इस a की वैल्यू और x की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हो, सॉल्व कर लेते क्वेश्चन। तो T3/4 = 2.303 अपॉन में k है तो k लगा दो, लॉग बेस में 10 है तो लॉग बेस में 10 लगा दो। a की वैल्यू यहाँ से देखो 100 है, 100 लिखो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे a - x की वैल्यू भी निकाल लो यार, a - x की वैल्यू देखो, a की वैल्यू 100 है, x की वैल्यू 75 है, तो a - x की वैल्यू आ जाएगी 25। देखो क्या किया है, a - x की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमने यहीं पे निकाल लिया। a की वैल्यू 100 रखी, x की वैल्यू 75 रखी, a - x आ गया 25। तो सिंपल हम यहाँ से a की वैल्यू तो रख ही चुके फॉर्मूले में, a अपॉन a - x, a की वैल्यू 100, a - x की वैल्यू कितनी है 25, 25 है तो 25 रख दो, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो ये आपका a = 100 है, a - x की मान रखना था, a - x = 25 रख दिया। आप सॉल्व कर लो, 25 से काटो, 25 चौको 100, तो T3/4 = 2.303 अपॉन k लॉग बेस में 10 4। देखो अभी यही कंडीशन इसके पहले वाले क्वेश्चन पे आई थी, जब लॉग 4 आया था तो हमने 2 की पावर 2 लिख दिया था, वैसे ही यहाँ पे करो। T3/4 = 2.303 अपॉन k लॉग बेस में 10 और यहाँ पे 2 की पावर 2, जैसा वहाँ था वैसा सेम यहाँ, ठीक है। जैसा वहाँ चल रहा था ना 4 को हमने 2 की पावर 2 लिखा था, वैसे ही अब जब 2 की पावर 2 हो गया फिर से वही फॉर्मूला लगेगा log m की पावर n का n log m वाला, ठीक है। log m की पावर n बराबर क्या होता है n log m, तो 2 की पावर 2 का क्या हो जाएगा 2 log 2, जैसे इसके पहले क्वेश्चन पे था वैसा ही सेम। तो T3/4 = 2.303 अपॉन k। अब ये जो लॉग ये 10 जो लिखा है ये बेस में यहाँ पे नीचे होता है, ठीक है, यहाँ पे तो लॉग बेस में 10 2 की पावर 2, टोटल जब लॉग 2 की पावर 2 होगा तो आप इसे log m की पावर n वाले फॉर्मूले से n log m लिखते हो, तो उसी प्रकार से 2 log 2 लिख देंगे। तो सिंपल लिख दिया 2 log 2, ठीक है, इतना लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 log 2 लिख दिया क्योंकि m की पावर n के फॉर्मेट पे था, तो 2 log 2 लिख दिया। आप सॉल्व करो, T3/4
इक्वल टू 2.303 अपॉन के उसी प्रकार से रहेगा, ठीक है, 2.303 अपॉन के उसी प्रकार से रहेगा, इंटू log 2 की वैल्यू हमने अभी आपको बताई थी कि याद कर लो, log 2 का मान होता है 0.3010, तो यहाँ पे रख दो 0.3010, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं इस वैल्यू को याद कर लो, हर क्वेश्चन में यही वैल्यू काम आती है log 2 की, ठीक है। तो सिंपल T3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन के, यहाँ पे 2 आ गया, log 2 की वैल्यू 0.3010। आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, आप देखो आगे सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे T3/4 उसी टाइप से रखो, T3/4 आप देखो यहाँ पे 2.303 है, इस 2.303 का 0.3010 से गुणा कर दो, ध्यान समझो, इस 2.303 का 0.3010 से अगर आप गुणा कर दोगे तो वो गुणा जो आएगा वो आएगा 0.693, कितना आ जाएगा, अगर आप 2.303 का 0.3010 से गुणा करोगे तो गुणा आएगा 0.693, चाहे गुणा करके देख लेना, ठीक है। और ये बटे में के है तो बटे में के रख दो, और गुणे में 2 है तो गुणे में 2 रख दो। बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल समझ लो। T3/4 उसी टाइप से है, 2.303 का 0.3010 से गुणा 0.693 आ गया, बटे में के उसी तरह से, 2 उसी तरह से। आप देखो यहाँ पे क्या करते हैं, आप अगर बात करें इस समीकरण 2 को, देखो ध्यान से देखना समीकरण 2 को, T1/2 की जगह 0.693 अपॉन के आप लिख सकते हो। समीकरण 2 देखो, T1/2 बराबर है 0.693 अपॉन के, तो आप इसकी जगह T1/2 की जगह 0.693 अपॉन के लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, खुद देख लो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। जब दोनों वैल्यू बराबर है T1/2 इसके, तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जहाँ 0.693 अपॉन के आया, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, T1/2, तो यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं T3/4 इक्वल टू जहाँ 0.693 अपॉन के, इसे हम T1/2 लिख सकते हैं, तो सिंपल लिख देते हैं T1/2 इंटू 2, और यहाँ पे चाहे तो लिख देना, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे लिख लो, पहले लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है ना वो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है ना, T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन के, तो समीकरण 2 से, तो T3/4 इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे T1/2, तो T1/2 आ जाएगी, और गुणे में 2 है तो 2 आ जाएगा। बस यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ से लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड का मतलब हिंदी वाले समझ लो, इति सिद्धम लिख सकते हो, या इंग्लिश पे लिख दो हेंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड करना था, सिद्ध करना था, तो वही हेंस प्रूव्ड लिख दिया, ठीक है। तो सिंपल देख सकते हो भैया कैसे सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। सिंपल आपको 3 कहा गया था, प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो जो सिद्ध करना हमने लिखा, सिद्ध करना है 3/4 पूर्ण करने में लगा समय इस आधी अपक्रिया T1/2 आधी अपक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, और इसका 2 गुना होता है, मतलब इसमें 2 का गुणा होता है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना था। तो हमने लिखा प्रथम कोटि की अपक्रिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है, ये रहा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। तो जब T1/2 की में जरूरत है, यही फॉर्मूला डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है कि नहीं। आप T3/4 निकालना, मतलब 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, तो वो आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ए की वैल्यू हमने 100 मान ली, और एक्स जो आ गई 100 का कितना आ गया 3/4, यहाँ से 75 आया, a माइनस एक्स निकाला 25, सारी वैल्यू यहाँ पे रख दिया, और फिर आगे जाके हमें यहाँ पे मिला, और समीकरण 2 से इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, T1/2 हमने लिख दिया, और यही हमें सिद्ध करना था। 3/4 पूर्ण करने में लगा समय आधी अपक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, अर्थात उसमें 2 का गुणा होता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, हर साल आता है, ये जान लो। तो देख सकते हो आज की वीडियो पे यार इतना ही, और ये जो क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हर साल पेपर में आते हैं, तो आपको मस्त तरीके से तैयार भी करना है, ठीक है। इसलिए आपको बता दें सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसे हल्के में न लेना, एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, क्लास 12 केमिस्ट्री फिजिक्स, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो।